नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग जो है सीटेट में हिंदी के शिक्षण से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है कि सीटेट से रिलेटिव संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग वीडियो को पूरा लाभ ले सकें और आप लोग जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और दोस्तों क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि सीटेट में जो है उतना अच्छा जो है स्कोर बनता है। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, भाषा सीखने में त्रुटियां होती हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, तो ऑप्शन ए है। इसमें जैसे एक शिक्षक के रूप में हमको देखना है, जैसे हम एक शिक्षक हैं और हमको बच्चों के रूप में सोचना है कि हमको क्या करना चाहिए। तो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बी है, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। सी है, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। डी है, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों आप लोग भी जो है पेन और रफ लेकर जो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर जो है बन रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका 30 में से कितना स्कोर बना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? जिसमें कहा भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, या किसके साथ जाएगा, या जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। वे सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। मतलब समझिए, भाषा सीखने की जो त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है। जो समय के साथ साथ अपने आप जो है वह दूर होती हैं, क्योंकि सीखना एक सतत परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है। जैसे बालक जितना सीखने का प्रयास करेगा उससे उतनी त्रुटियां कम होती जाएंगी। तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे उसकी जो है त्रुटियां जो है समय के साथ जो है दूर होने लगती हैं। तो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः या किसका विचार है? क्या होगा मित्रों? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः या किसका विचार है? तो ऑप्शन है L.S. वाइगोत्स्की, बी है इवान पावलोव, सी है नोआम चॉम्स्की, डी है जीन पियाजे। तो क्या होगा मित्रों? तो ऑप्शन या ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नोआम चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चे सीखने की क्षमता के साथ जो है पैदा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग यदि जो है सिद्धांत से रिलेटिव जो है वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो है। तो आप लोग 120 जो है सिद्धांत वहाँ पे जो है चुन के हम रखे हैं। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और सिद्धांत को याद कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत में भी हुआ, बाल विकास हुआ, हिंदी में, हर जगह जो है ये सिद्धांत आपके जो है पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 है, मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, बी है नियमों का अति सामान्यीकरण, सी है भाषा प्रयोग में असावधानी, डी है भाषा की समझ ना होना। तो मित्रों क्या होगा, जैसे उसने कहा मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो उसको क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शर्मिला को यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरण नियमों की जानकारी ना होने की तरफ संकेत कर रहा है। उसको मतलब व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होने की तरफ है। इसमें देखिए, जैसे उसने कही मैंने चाट खाई फिर मैंने हंसी, उसको व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होगी, यानी ऑप्शन एक साथ जाएगा, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। प्रश्न 4 है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, तो ऑप्शन है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है, डी है बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो दोस्तों सीटेट का सबसे बड़ा वो है ट्रिक है, मूल मंत्र है, जहाँ पे आपको केवल शब्द दे तो
उस ऑप्शन को सबसे पहले आप लोग काट दिया कीजिए, क्योंकि केवल हुआ, हतोत्साहित हुआ, ये सब जो है वर्ड, जैसे रटना हुआ, ये सब जो है वर्ड हमेशा निगेटिव सेंस ही देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, जैसे लिखित कार्य की जांच में बच्चों को सहायता लेने से क्या होता है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर उनको मिलेगा, अवलोकन क्षमता के विकास का भी उनको अवसर मिलता है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 5 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन ए है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी है केवल अक्षर पहचानना, सी है तेज गति से पढ़ना, डी संदर्भांतर अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो दोस्तों जो पठन कौशल में है, पठन कौशल में जो तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना तथा शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। या जो है आपका किसके साथ जाएगा, या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना होता है, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, तो संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि उससे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सी है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, डी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो क्या होगा मित्रों, तो सुलेखा जो है, सुलेखा के द्वारा जो पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, जीवन को क्या पढ़ा, जीवन को जिंदगी पढ़ा, तो इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्योंकि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह जो शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं, जैसे जीवन को जिंदगी कह दिए, तो जो है आपका जो है किस पे जाएगा, या वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 7 है आपका, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। प्रश्न 7 क्या होगा मित्रों, तो प्रश्न 7 में जो आपका होता है, जैसे बच्चों को जो संस्कृतिगत से विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए क्योंकि लोकगीत हमारे देश की सांस्कृतिक एवं परिचायक होती हैं। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा 7 का, या आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, इससे बच्चे जो है संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से बच्चों में क्या होता है, तो जैसे इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, बी है शिक्षक कार्य यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा, आपका सी है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, डी है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका, यह आपका होगा शिक्षक को, या यहाँ पे को है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है, यदि जैसे पाठ को पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कितनी गहराई से उसको समझा है। तो यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों, या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 9 है, किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है,
प्रश्न को पढ़ते वक्त तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ही ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि प्रश्नों को जब पढ़ा कीजिए तो उसको पूरा प्रश्न को पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए। कभी कभी जो है प्रश्न में ही निगेटिव सेंस दिया रहता है, तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, बाद में क्या पता चलता है हमने नहीं शब्द तो ध्यान ही नहीं दिया और प्रश्न हमारा जो है क्या होता है गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से जो है प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद जो है ऑप्शन को पढ़ के जो है आंसर दिया कीजिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बी है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, सी है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, डी है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो यह कह रहा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होगा। ऑप्शन डी जो है आपका जो उचित नहीं कहा जाएगा। इसमें है सभी बच्चों को परिवेश सुनने का परिवेश मिलता है, सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यह भी सही है। बच्चों को शब्द भंडार विकास प्राप्त होते हैं, यह आपका जो है ये भी सही है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपका जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न 10 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? तो ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, बी है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, और सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, डी है बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण पर उपागम क्या होगा मित्रों इसका? तो आपका जो है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर जो है बल देता है, यानी ऑप्शन बी सच जाएगा यह। प्रश्न 11 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मातृभाषा की मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। तो ऑप्शन ए है द्विभाषीय विधि, बी है अनुवाद विधि, सी है व्याकरण अनुवाद विधि, डी है प्रत्यक्ष विधि। तो क्या होगा मित्रों इसका? जैसे भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है, और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाती है। तो यह किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन डी के साथ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि होगा आपका। प्रश्न 12 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, डी भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो कीजिए दोस्तों, आप लोग भी जो प्रैक्टिस कीजिए, बताइए इसका क्या होगा। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा एक अर्जित योग्यता होता है, यानी ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 13 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव का पूछा दोस्तों, यानी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो आपका जो है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, डी है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो दोस्तों अभी हम पहले आपको बताए थे जहाँ पे आपको केवल शब्द दिखे उस ऑप्शन को आपको गलत काट देना है। तो यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण में केवल शब्द आ गया ना, केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, तो ये आपका जो है यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब प्रश्न में देखिए पूछा क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सीधा आपका किसके साथ जाएगा? बी के साथ। तो केवल वाला शब्द बहुत ही बारीकी से आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि कभी कभी मतलब है कि आता है और गलती भी हो जाती है, इसलिए गलती इसको नहीं करना है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के। प्रश्न 14 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है?
तो ऑप्शन ए अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बी है भाषा सीखने के लिए व्यवहारिक नियमों और आधिकारिक प्रयोग होना चाहिए, सी है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, डी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए। तो बलपूर्वक दो है दोस्तों, आपका एक गलत हो जाएगा। तो क्या होगा 14 का ऑप्शन किसके साथ जाएगा, मतलब एक ऑप्शन तो आपका गलत होगा, बच रहा है 3 ऑप्शन, तीनों में से क्या सही होगा दोस्तों। जैसे है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि जो है भाषा अर्जन की जो सहज स्थिति बन सके। जब भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे तो भाषा की जो है सहज स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब बच्चों के भाषा सीखने की समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन पाती है। तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यानी ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। प्रश्न 15 है, स्वेलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कठिनाई का अनुभव करता है, सी है अक्सर खाने में से मना कर देता है, डी है अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो 15 का क्या होगा मित्रों, जो आपका स्वेलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में है जो बच्चा, तो इसमें जो है बच्चा जो है सामाजिक अंतर्क्रिया और संप्रेषण में जो कठिनाई का अनुभव करता है, यानी ऑप्शन बी सच जाएगा आपका। प्रश्न आपका जो है गद्यांश आ गया है, तो गद्यांश को जो है पढ़िए और गद्यांश को पढ़ के जो है खूब अच्छे से समझ के जो है इसका आंसर देना है। गद्यांश क्या है, निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 16 से 21 तक के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, नदी के उस गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि समय कम रहने के बाद जो है प्रश्न जो है गद्यांश पद्यांश के जो है छूटने लगते हैं, तो हमको उसको जो है बहुत बारीकी से पढ़ते हुए देखने समझते हुए चल के तो ऑप्शन को देख के जो है आंसर देना है, ताकि क्वेश्चन हमारा एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। शिक्षण के जैसे शिक्षण का 15 आता है तो और फिर 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश पद्यांश और व्याकरण से आता है। तो क्या करना है कि जैसे 15 शिक्षण हमको अच्छे से तैयार करना है। अब व्याकरण में जैसे क्या हुआ, आपका विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हो गया, और इसमें उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, यहीं से सब आता है। और रहेगा आपका गद्यांश पद्यांश, यहाँ से आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और कुछ शिक्षण से जो है 15 में से जैसे 12-13 अगर स्कोर कर लें तो आपका जो है अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ। कवि क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वह कतार में बंधी है नावें बांस की खोटियों से। नावें किससे बंधी हैं, बांस की खोटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्को करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो नाविक बनने के लिए कौन कह रहा है दोस्तों, या लेखक कह रहा है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं, एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका आंसर देते हैं। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वह कतार में बंधी है नावें बस बांस की खोटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्को करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें 16 नंबर का है। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है।
इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? तो ऑप्शन है लेखक नाविक की माँ को, बी है कोई किसी को नहीं, सी है लेखक अपनी माँ को, डी है लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को कह रहा है। तो क्या होगा दोस्तों 16 का? तो जैसे इसमें जो है लेखक एक बच्चे के रूप में अपनी माँ से कह रहा है कि माँ जो है मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? एक नाविक बनूंगा, मैं बड़ा होके एक नाविक बनूंगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को कह रहा है। प्रश्न 17 है, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति की ओर संकेत नहीं करती। प्रश्न 17 है, माँ तू बुरा ना माने पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? तो ऑप्शन है लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, बी है माँ को बुरा लग गया, सी है लेखक माँ के संवेगों को ध्यान रखता है, डी है लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो जो है इसमें पूछा माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करता है? तो लेखक अपने जो माँ की इच्छा के अनुसार करना चाहता है, सही है। माँ को बुरा लग गया है, ये भी सही है। लेखक माँ के संवेगों को ध्यान रखता है, ये भी सही है। लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो यह जो है आपका जो यह ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यह नहीं होगा। प्रश्न 18 है, कविता की पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। तो दोस्तों जैसे पुनरुक्त शब्द होते हैं, जैसे दूर दूर आया आपका, ऊंची ऊंची आया, पैदल पैदल आया, तो आपका जो है पुनरुक्त शब्द होते हैं। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, दूर दूर ऊंची ऊंची। प्रश्न 19 है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? तो ऑप्शन है वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, बी है वह नाव चलाने संबंधी अपनी शौक को पूरा करना चाहता है, सी है वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, डी है वह हल चलाना चाहता है। तो क्या होगा मित्रों? जैसे उपयुक्त शीर्षक में जो दिया है, कविता में लेखक नाविक बनकर नदी के उस पार के सौंदर्य का आनंद लेना चाहता है, जैसे उस पार जा करके वहाँ का आनंद लेना चाहता है, इसलिए वह अपनी माँ से नदी के उस पार के सौंदर्य का वर्णन करता है। साथ ही साथ कहता है कि माँ अगर तू बुरा ना मानो तो मैं बड़ा होकर नाव खेने वाला एक नाविक बनूं। तो क्या होगा मित्रों? वह नदी पार करके सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 20 है आपका, नाव को बांसों की खूंटियों में क्यों बांधा गया है होगा? तो ऑप्शन है कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, बी है बांसों की खूंटियाँ पानी में तैरती रहती हैं, सी है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव को ना ले जाए, डी है नाविक ऐसा ही करते हैं। तो प्रश्न है नावों को बांसों की खूंटियों में क्यों बांधा गया होगा? तो बताइए दोस्तों, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, यानी ऑप्शन आपका जो है एक के साथ जाएगा। प्रश्न 21 है, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है। तैरकर जाते, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि ऑप्शन ए है लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, बी लेखक तुक मिला रहा है, सी वह क्रिया शब्द है, डी कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। तो क्या होगा मित्रों इसका? तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को जो है पहले रखा गया क्योंकि कविता में लेखक तुकबंदी को मिला रहा है, तुकबंदी को, यानी क्या होगा? तुक मिला रहा है, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आपका गद्यांश आ गया दोस्तों, तो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद गद्यांश का उत्तर देंगे। इसमें 22 से लेकर 30 तक के जो है प्रश्नों का है। जैसे इसमें है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित निम्न 22 से 30 तक के प्रश्नों को उचित उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, उसको पढ़िए ध्यान से।
क्योंकि अगर इस टाइम अगर घबरा जाएंगे ना तो पेपर के समय में जो है प्रश्न आपका कन्फर्म में छूट जाएगा। तो प्रैक्टिस करते समय घबराना नहीं चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए सेंस क्या होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हूबहू प्रश्न आ जाते हैं एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस जो किए रहेंगे वही हूबहू प्रश्न आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे इसमें क्या है आपका, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता? इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक लगता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपने खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच कर दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थियों सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग में कसमकस को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया हो या शिक्षक द्वारा की गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए हों उन्हीं में कोई कमी रह गई हो सकता हो कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में ही कोई भूल हुई हो। तो दोस्तों गद्यांश जो है आपका लंबा है, लेकिन गद्यांश को पढ़ने से पहले आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न देख लेंगे फिर गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर जो है आप लोग धड़ाधड़ देंगे, आराम से दे देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं। बी है गलत उत्तर दिमाग में कसमकस होने लगती है। बी है भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते हैं। डी है भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या होगा मित्रों इसका? जैसे यहाँ पे आपका वह स्थिति होती है जब भौतिक विज्ञान के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश करे विद्यार्थी के दिमाग में कसमकस को समझा जा सकता है। तो इसमें क्या है, देखिए अनुच्छेद के अनुसार इसमें कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है आपका गलत उत्तर दिमाग में कसमकस होने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 23 है, पाठ के मुख्य रूप से यह कहा गया है कि ऑप्शन ए है गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बी है गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। सी है गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। डी है गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। दोस्तों इसका क्या होगा? पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब जो है बताता है कि बच्चे दिमाग में क्या चल रहा है।
गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो यानी ऑप्शन 1 सच जाएगा आपका। प्रश्न 24 है, गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन ए, गलत जवाब को हंसने को मिलता है। बी है गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करता है। गजब का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा जाता है? गलत जवाब पर हंसने को मिलता है। बी है गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सी है गलत जवाब रोचक ही होते हैं। डी है गलत जवाब बेतुकी बातें होती हैं। तो यह किसके साथ जाएगा दोस्तों? यह आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जो गलत जवाब होते हैं प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि गलत जवाब को रोचक कहा गया है। किसी सवाल को सही जवाब मिल जाने के बाद सिर्फ बेचैनी के सिवाय कुछ नहीं बचता। किसी भी सवाल का सही जवाब मिल जाने के बाद सिर्फ बेचैनी के सिवाय कुछ नहीं बचता। कवि ने गलत जवाब को रोचकता को रहस्यमय कत्ल के समान बताया है। तो यह किसके साथ जाएगा आपका? ऑप्शन बी के साथ। प्रश्न 25 है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब में क्या सीखा? प्रश्न 25 है, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? तो ऑप्शन है, गलत जवाब देने से रोमांच तो समाप्त हो जाता है। बी है गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। सी सवालों को सही जवाब। डी है लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो 25 का क्या होगा दोस्तों? लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों गलत जवाब से क्या सीखा? लोगों के सोचने के जो तरीके होते हैं वह अलग अलग होते हैं। प्रश्न 26 है, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती क्योंकि ऑप्शन ए, विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं, क्योंकि उनके जवाब तयशुदा है। बी है विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। सी है विज्ञान की सभी सवालों को जवाब सुनिश्चित हैं। डी है विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते हैं। तो 26 का क्या होगा मित्रों? इसमें होता कला संकाय में छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब जो है सुनिश्चित हैं। ऑप्शन 6 सच जाएगा। 26 का आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 27 है, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? तो ऑप्शन है, व्याख्या को सही रूप से प्रस्तुत ना करना। बी है नियमों की कमियां। सी है तर्क का अभाव, तथ्यों की सह उपलब्धि। डी है समझ न आना। तो गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? नियमों की कमियां हैं। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 28 है, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से आपका जो है वैज्ञानिक शब्द बनता है, नहीं ऑप्शन डी सक जाएगा। प्रश्न 29 है, परीक्षा प्रश्न आपका शब्द दिया है परीक्षा एक है, प्रश्न एक है गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। तो परीक्षा प्रश्न गलती के बहुवचन रूप क्या होगा? तो परीक्षा का दोस्तों परीक्षाएं प्रश्न गलतियों। बी है परीक्षाएं प्रश्न गलतियां। बी है परीक्षाएं प्रश्नों गलतियों। सी है परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। तो परीक्षा का जो होगा वो परीक्षाओं होगा, प्रश्न का प्रश्नों होता है, गलती का गलतियों, यानी ऑप्शन डी सच जाएगा। 29 का आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। बी है पुरुषवाचक सर्वनाम। सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा मित्रों इसका? अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी वाक्य में रेखांकित शब्द में खुद जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन एक साथ जाएगा, निजवाचक होगा। यदि सर्वनाम की बात किया जाए तो सर्वनाम की बात किया जाए तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध में किसी भी संज्ञा के पहले आता हो, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यदि सर्वनाम कुल कितने हैं तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। और इसका भेद जो पूछा जाए तो इसके सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6।
जैसे इसमें आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वनाम की जो कुल संख्या यदि पूछा जाए तो 11 है, सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो 6 हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग ऐसे राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग वीडियो को उसका लाभ ले सकें और अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।